नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। अनोखी परंपरा, संस्कृति, रहन सहन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ का बस्तर 40 साल से नक्सल हिंसा का दंश झेल रहा है। हिंसा में कई बेगुनाहों ने अपनी जान गंवाई, कई दिव्यांग हो गए, कईयों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया, कई जिंदगियां तबाह हो गई। अब ये पीड़ित आदिवासी बस्तर में नक्सल हिंसा से आजादी चाहते हैं। इसके लिए ये पीड़ित दिल्ली पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, अपने हक में आवाज उठाई और केवल एक मांग कि बस्तर को आजाद करिए। एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा जिनसे हम बातचीत करेंगे। सुनिए जरा। झरनों की कलकल ध्वनि से मधुर गीत गाता बस्तर। तुमड़ी, मोहरी, मादर की थाप पर थिरकता बस्तर। अनोखी संस्कृति, परंपराओं, खान पान, रहन सहन और कुदरत की सुंदरता को बस्तर ने अपने बस्ते में समेट रखा है। बस्ते में जब भी झांकेंगे तो खजाने के रूप में आमचो बस्तर, किमचो सुंदर की पहचान नजर आएगी। लेकिन इसी बस्तर में बारूद भी पसरा है। ब्लास्ट होगा, पैर उड़ गया, दोनों आँख से लगा, पूरा लगे से। फार्म से मैं दंतेवाड़ा गया था, उसके बाद उधर से वापस आते समय सिंगावारम पुछारा के पास आईडी ब्लास्ट में बस उड़ गया, बस को उड़ा दिया वो नक्सली। तो उसके बाद फिर वहाँ से मैं बेहोश हो गया था। मेरे लड़का को नक्सली लोग घर में आके उसको अपने गले में रस्सी लगा के उसको आँख को बंद करके उसको निकाले। तो मैं भी आवाज सुन के गया, तो आके गांव वाले को बताए, जब मेरे को उठा के लाए, मैं अपने बेटा का मौत को भी नहीं जानता। प्रकृति की गोद में बसा बस्तर 4 दशक से भी अधिक वक्त से लाल आतंक के साए में है। व्यवस्था के खिलाफ क्रांति के नाम पर दहशत का बारूद बिछा दिया गया है। इस बारूद से लगी आग की चपेट में राहुल, महादेव, दयालु जैसे सैकड़ों आदिवासी ग्रामीण झुलस रहे हैं। संस्कृति, परंपराओं की गाथा लिखने वाला बस्तर हिंसा का दंश झेल रही मार्मिक कहानियों से पट गया है। हम लोग घर से आंगनबाड़ी की ओर निकल रहे थे सर, तो रास्ते में इमली पेड़ के नीचे बम गाड़ा हुआ था केटली में, तो हम लोग केटली समझ के उसको उठा लिए सर। मेरे हाथ से उठाया, मेरे हाथ में यहाँ लगा सर। देखिए हाथ में अभी भी जी, अभी भी है सर, और अंदर भी है इसमें भी, और मेरे बहन के आंखें में लग गई सर, वो देखी थी। अच्छा, ये आपकी बहन है? जी। इनका क्या नाम बताया? राधा। राधा सलाम। कितने साल के रहे होंगे जब आप लोग इस घटना की चपेट में आए थे? जी, मैं 5 साल का था सर, और मेरी बहन 3 साल की थी। मेरे एक आंख में दिखाई नहीं देती है और इस आंख में कम दिखाई देती है सर, इसी में ज़्यादा प्रॉब्लम है। ब्लास्ट के बाद सही, उसके पहले सही था? जी, उसके पहले सही था, ब्लास्ट के बाद ही है। नारायणपुर जिले की रहने वाली राधा 3 साल और भाई 5 साल की उम्र में ही नक्सल हिंसा का शिकार हो गए। इन मासूमों का कसूर महज इतना था कि वो इस इलाके में रहते हैं जो लाल आतंक के साए में है। कोंडा गांव के रहने वाले केदारनाथ कश्यप को भी नक्सल हिंसा का गहरा जख्म मिला है। ये नक्सलवाद के दंश को आज अपने जीवन में जी रहे हैं। 12 मार्च 2014 को हम लोग दोनों भाई बाजार निकले थे। मर्दापाल से 6 किलोमीटर दूर मटवाल ग्राम में
जिसमें अज्ञात नक्सलियों को कुछ हमारे संबंध में गलत संदेश मिला हुआ था, जिससे घटना को अंजाम देने के लिए बाजार स्थल में पहुंच गए और वहां पर पीछे से हमारे ऊपर फायर किया। फायर में भाई के सीने में 2 गोली लगा और तीसरा गोली उसके कोहनी में लग करके मेरे जांग को क्या नाम था भाई का? भाई का नाम रुपेंद्र कुमार कश्यप था। उसकी मेरे जांग को लग करके छलनियों की निकल गई। गोली लगने के बाद हम लोग का दोनों का ब्लडिंग चालू हो गया। तब हम दोनों भाई एक दूसरे का जान बचाने के लिए अलग अलग दिशाओं में भाग गए और भाई कुछ दूर जाने के पश्चात गिर गया, जहां पर जाकर के नक्सलियों ने उसका निर्ममतापूर्वक गोली मार करके उस पर अटैक किया, पर भी ख़त्म नहीं हुआ था। तब नक्सलियों ने उसकी आमाशय के नली को काट करके बाहर निकाल दिया, जिसके पश्चात मेरे भाई की मौत हो गई। उस समय मेरी माँ भी बाजार गई हुई थी और लोगों को उसके प्राण की रक्षा की भीख मांग रही थी, पर भी सामने किसी ने आकर के उसके लिए अपना सहयोग नहीं दिया। राधा रामू केदार की तरह ही नक्सल हिंसा के दंश की कुछ कहानियां अपनी व्यथा को सुनाने देश की राजधानी दिल्ली पहुंची। बस्तर शांति समिति के नेतृत्व वाले 55 सदस्यीय जत्थे में कई ऐसे ग्रामीण हैं जो अपना एक पैर खो चुके हैं, कुछ ने आंखों की रोशनी खो दी है। आज बस्तर पिछले 4 दशक से नक्सलवाद का दंश झेलता आ रहा है और इस नक्सलवाद के दंश में बस्तर का जनजीवन आज नरक बन गया है। आपके सामने मेरे साथ जो आए हैं इसमें से 38 ऐसे लोग हैं जो आईडी ब्लास्ट में किसी ने अपनी आंखें खो दी है, किसी ने अपना हाथ गंवाया है, किसी ने अपना पाँव गंवाया है और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना सहारा के चल फिर नहीं सकते और कुछ ऐसी माताएं भी हैं जिनके घर में कोई नहीं था, कमाने वाली एक माँ थी और आज माँ की ऐसी अपंगता वाली जो स्थिति आ गई है जिससे इनका जनजीवन दुभर हो गया है। और हम चाहते हैं कि बस्तर में नक्सलवाद का दंश हम किस कदर झेल रहे हैं, हमारे जीवन को नक्सलवाद ने किस तरह से नरक बना दिया है और हम हमारी आवाज़ लेके दिल्ली आए हैं और हम यहाँ आके हम पूरे देश को बताना चाहते हैं कि हम बस्तर में किस कदर से परेशान हैं, प्रताड़ित हैं, हतोत्साहित हैं और डर के जीना पड़ता है। बस्तर से दिल्ली पहुंचे आदिवासियों के दल में नारायणपुर के रहने वाली बोती भी हैं, जिनकी गोद में दूधमुही बच्ची करिश्मा है। बोती बताती हैं कि वो गांव के हाट बाजार में सामान खरीद रही थीं। अचानक नक्सली एक शख्स पर फायरिंग करने लगे। भाग दौड़ में 3 गोली उनके शरीर में लग गई। बीजापुर के चुटवाही गांव के रहने वाले 22 साल के माड़वी नंदा भी बैसाखी के सहारे दिल्ली पहुंचे हैं। इसी साल 2 जून को वो ट्रैक्टर से तर्रेम जा रहे थे, बीच में उतरे, आईईडी पर पैर चला गया। ब्लास्ट में उन्होंने एक पैर हमेशा के लिए खो दिया। आंखों की रोशनी भी कम हो गई है। मैं हम लोग शॉर्टकट वाला रास्ता है ना, वो रास्ते से हम लोग 2 जना रहे थे, हम लोग फंस गया था। हम लोग नहीं देखे यार बम रखे बोल के रास्ते पे जा रहा था। उस समय एक नक्सलाइट ने वो पोस्टर डाला था, उसको मैं पढ़ूंगा बोल के उठाया था। उसी समय बम ब्लास्ट हुआ मेरा। कब की बात है ये? 2016 की बात। कितना नुकसान हुआ आप लोग का व्यक्तिगत तौर पे? मेरा सर हाथ टूटा है और आँख गया है। जब मेरा ड्यूटी एड़का में हॉस्टल में था तो गेट के सामने टिफिन बम गाड़ दिए थे नक्सलाइट, तो उसमें पर्दा था। पर्दा जी, पर्दा को हटाते समय क्या है टिफिन बम विस्फोट हो गया। उस समय मेरा आँख में, कान में और पूरा टांग में, हाथ वाथ में सब में छर्रा, कांच, खिल्ला जो भी लगा, इसलिए मैं मोबाइल भी सुन नहीं पाता सर, और धूप में आँख में भी देख नहीं पाता था। 18 सितंबर की देर रात दिल्ली पहुंचे नक्सल पीड़ितों का समूह 23 सितंबर तक दिल्ली में रहा। इस दौरान जंतर मंतर के धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। नक्सलवाद खत्म हो, बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और जेएनयू भी गए, अपनी व्यथा सुनाई और एक ही गुहार लगाई। हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, हम मार्क्सवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे, अलगाववाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। हमारा यही बस गुहार है माननीय एचएम महोदय से भी और हमारे राष्ट्र के प्रमुख उच्च वर्ग के लोगों से भी कि हमारे साथ जो घटना हुआ ऐसा अब बस्तर में किसी
निर्दोष जनता के साथ ना हो। मतलब हमारे साथ हुआ सर, ऐसा दूसरों के साथ नहीं होना चाहिए, ऐसे हम लोग सोचते हैं। बस्तर में शांति हो जाए एकदम। इतने सारे आए हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी को नहीं दिखता है। ऐसे मैं भी हूँ, मेरे को भी इस आँख में नहीं दिखता है और इस आँख में कम दिखता है, ऐसी मत हो बोल के मैं ऐसे ही रखना चाहती हूँ सर। बस्तर में नक्सल हिंसा की कहानियां जितनी दर्दनाक है उतनी ही भयावह आंकड़े भी। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा में साल 2018 से फरवरी 2023 तक 345 आम नागरिक मारे गए हैं। लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक साल 2018 से फरवरी 2023 तक छत्तीसगढ़ में नक्सल घटनाओं में 848 जानें गई हैं, इसमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। बस्तर शांति समिति के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 सालों में 329 बार बस्तर में बम विस्फोट हुआ है। नक्सल हिंसा की चपेट में आए 1200 से ज्यादा लोग दिव्यांग हो गए हैं। 40 साल से बस्तर नक्सल हिंसा की चपेट में है। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर समेत सभी 7 जिले नक्सल प्रभावित हैं। आंकड़े बताते हैं कि बस्तर लंबे समय से नक्सल हिंसा का दंश झेल रहा है। वहां के ग्रामीण बेगुनाह होते हुए भी इस हिंसा में पिस रहे हैं। बस्तर में नक्सल हिंसा के पीड़ितों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की। अमित शाह को पीड़ितों ने अपनी व्यथा सुनाई और बस्तर को नक्सल हिंसा से आजाद करने की गुहार लगाई। मेरे घर पर पधारे हुए बक्सर के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र के सभी पीड़ित भाइयों, बहनों और बच्चों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अनेक महानुभाव मेरे घर पर आए हैं, मगर मैं हृदय की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं। ईश्वर ने किसी भी कारण से आपके जीवन में एक कठिनाई भेजी, दुख भेजा, सहन न हो पाए इस प्रकार का दर्द भी भेजा, मगर हौसले से आज आप खड़े हैं, अपने जीवन में खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आपके जीवन में दुख और दर्द आया है वो किसी और के जीवन में ना आए, इसलिए आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने न सिर्फ पीड़ितों की बात सुनी बल्कि नक्सल समस्या के समाधान को लेकर बड़ा ऐलान भी कर दिया। और नक्सलवाद किसी भी प्रकार से न मानवता के लिए हितकारक है, न देश की आंतरिक सुरक्षा के अनुकूल है। अतः नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को, दोनों को मूल समेत हम इस देश से उखाड़कर फेंक देंगे और शांति को प्रस्तावित करेंगे। छत्तीसगढ़ की तरह कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसारे थे। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का एक कॉरिडोर की कल्पना करते थे, और अब आप मुड़कर देखते हैं तो बस्तर के 4 जिले छोड़कर पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोदी सरकार को सफलता मिली है। और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूं, 31/3/2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखिरी सलाम करने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है। नक्सल हिंसा पीड़ितों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि देश में उनकी मानवाधिकार की बात करने वाला कोई नजर नहीं आता। पीड़ितों का जत्था देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलने पहुंचा। राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें भी अपनी बात सुनाई और अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा। राष्ट्रपति ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीरें साझा की। राष्ट्रपति को बताए इस पर बम हो गया करके, आओ पूरे शरीर में लगा करके बताए। 4 दशक से बस्तर में जो नक्सल समस्या चली आ रही है उसका त्वरित समाधान होना चाहिए। बस्तर में आधारभूत जो संरचना है वो विकसित होना चाहिए और अंदरूनी क्षेत्रों तक विकास की जो धारा है वो वहाँ तक बहे और वहाँ फिर से शांति लौटे। ये हमारी मुख्य मांगों में से थी।
अच्छा, पुनर्वास नीति को लेकर भी आप लोगों ने कुछ मांग रखी है, बता रहे थे कि उसके तहत क्या है, पेंशन वेंशन की डिमांड या क्या कुछ मांग है? पुनर्वास नीति को लेके हमने छत्तीसगढ़ सरकार के सामने मांग रखने के लिए अपना तैयार किया है। हम छत्तीसगढ़ सरकार के सामने इन पीड़ितों के लिए पुनर्वास नीति के तहत इनको पेंशन और जो भी सुविधाएं शासन से मिल सके, जो विकलांगजन हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, जो दिव्यांगजन हैं, उनके लिए एक हम मांग पत्र तैयार करके छत्तीसगढ़ शासन के सामने हम अपनी मांगों को रखेंगे। नक्सल हिंसा पीड़ितों ने बस्तर से दिल्ली का सफर तय किया, बड़े बड़े लोगों से वायदों की पोटली भी भर लाए। अभी जिस प्रकार से हमको आश्वासन मिल रहा है, उस हिसाब से हमको एक उम्मीद की किरण आशा जगने लगी है कि वहाँ पर एक शांति का माहौल कायम होगा, वहाँ पर नक्सल जैसे समस्या का खात्मा बहुत जल्द होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। माननीय महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया है, उससे तो हमें पूर्ण आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि हमारा जो दुख भरी कहानी है इसका जरूर हल हो सकता है। नक्सल हिंसा के दंश की कहानियां लेकर छत्तीसगढ़ के बस्तर से दिल्ली पहुंचे पीड़ितों ने राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री समेत दिल्ली के बुद्धिजीवियों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। सबकी एक ही मांग है कि बस्तर से नक्सल समस्या का समाधान हो, जल्द हो, और जो लोग नक्सल हिंसा का दंश झेल चुके हैं उनकी आने वाली पीढ़ी को फिर से बस्तर में नक्सल हिंसा का दंश न झेलना पड़े। अब इनकी बात कितनी जिम्मेदारों को सही लगती है और उस पर समाधान के लिए क्या कार्रवाई होती है, ये भविष्य में ही देखने को मिलेगा। दिल्ली से नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। 40 साल से नक्सली हिंसा का, नक्सलवाद का दंश झेल रहे बस्तर के लोग अब दिल्ली आए हैं और दिल्ली से वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके बस्तर में शांति लाई जाए, उनका बस्तर नक्सलवाद मुक्त किया जाए। एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गिरीश कांत पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नक्सल मामलों के जानकार हैं, और साथ ही मेरे संवाददाता हमारे सहयोगी विकास तिवारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। विकास, आपका स्वागत है। गिरीश जी, आपका बहुत स्वागत है। पहले गिरीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। गिरीश जी, देखिए, दो मोर्चों पर अगर आप आंकड़े देखें, एक तरफ नक्सलियों के सरेंडर करने की रफ्तार और दूसरा नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने की रफ्तार, और साथ ही नक्सल घटनाओं में आ रहे आंकड़ों में कमी, इन तीनों को देखकर क्या आपको लगता है कि 26 तक जो दावा किया जा रहा है कि बस्तर फिर मुस्कुराएगा, खुश रहेगा, नक्सलवाद से मुक्त होगा, यह संभव आपको नजर आ रहा है क्या? मैं दावे पर कमेंट्स क्या करूं। पुलिस के दावे के बारे में ये बताऊं कि वर्तमान जो डीजी साहब हैं जुनेजा जी, इन्होंने 18 में दिसंबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किए थे बयान कि हम 24 तक पूरा खत्म कर देंगे। तो पुलिस के द्वारा दिए जा रहे बयानों पर कमेंट्स करना उचित नहीं है, और मैं समझता हूं पुलिस के माध्यम से ये खत्म भी नहीं हो सकता। पहली बार इसमें जो एंगल आ रहा है वो राजनीतिक एंगल है। मैं शुरू से ये मेरा विश्वास था कि नक्सलवाद को खत्म करने के लिए राजनीतिक सहभागिता बहुत जरूरी है, और पहली बार जिस प्रकार से शासन में दोनों गृह मंत्री, केंद्र का और राज्य का, उनका जो सक्रिय भागीदारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक राजनीतिक नेतृत्व जमीनी स्तर पर नहीं होगा नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता। राजनीतिक नेतृत्व आने से विकास भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है, तो जब तक बुनियादी विकास नहीं पहुंचेगा नक्सलवाद खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक विचारधारा को खत्म करने के लिए दूसरा विचारधारा वहां खड़ा होना बहुत जरूरी है। और ये जो लक्ष्य दिया गया है मार्च 26 तक खत्म करने का, जिस रफ्तार से अभी काम हो रहा है,
यदि इसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो तो जरूर इसमें काफी कुछ कामयाबी आ सकता है। बाधा उत्पन्न कैसा होगा ये मैं अभी भी बता सकता हूं कि जो नक्सलियों का जो प्रो कम्युनिस्ट जो ग्रुप है, जो कानूनी दरवाजे खटखटाते हैं, वो छोटे छोटे मुद्दे को ले जाकर कानून के दरवाजे खटखटाएंगे और वहां प्रॉब्लम आ जाता है सब प्रकार काम करने में। अगर वो बाधा ना आए तो इस पे जरूर काबू किया जा सकता है, मेरा विश्वास है। क्योंकि बड़े बड़ी लड़ाइयां जो है, पंजाब को भी हमने खत्म होते देखा है, हमने मिजोरम के लड़ाई को, मिजो नेशनल फ्रंट को भी खत्म होते देखा है, तो वो दिन दूर नहीं, ये भी खत्म हो सकता है। हमारे पास नेपाल का भी उदाहरण है, नेपाल में भी 15,000 आम जनता के खत्म होने के बाद माओवाद खत्म हुआ नेपाल में भी, तो ये खत्म हो सकता है। पर इसमें राजनीतिक सहभागिता और आम जनता की सहभागिता दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पहली बार। जब गिरीश सर आप बार बार राजनीतिक सहभागिता का जिक्र कर रहे हैं तो विकास मेरे सहयोगी वहां हैं, बस्तर की नब्ज जानते हैं। विकास, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, बीजेपी ने भीमा मंडावी समेत तमाम लोगों को खोया है, अपने कार्यकर्ताओं को खोया है। कांग्रेस ने तो खैर पूरी एक लीडरशिप ही अपनी शहादत देखी है, उन तमाम लीडरशिप की परिवर्तन यात्रा में जो हुआ था झीरम में। जब दोनों ही मुख्य सियासी दल पीड़ित रहे हैं नक्सलवाद से, तो नक्सल सहभागिता अब तक पिछड़ी क्यों है, या उस रफ्तार से, उस संजीदगी से क्यों नहीं है जितनी की अपेक्षित होनी चाहिए? देखिए, बहुत ईमानदारी से अगर कहूं तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि इच्छा शक्ति की कमी रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जमीन पर ईमानदारी से काम करने की कमी रही है। हम अपने चेंबर में बैठकर क्या दावा करते हैं ये मुख्य बात नहीं है। सबसे मुख्य बात यह है कि हम जो दावा करते हैं वो जमीनी तौर पर कितनी फलीभूत होती है। आप जो योजना, जैसे बीते दिनों मेरी किसी एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत हो रही थी, किसी विशेष जानकार से, तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि केवल बंदूक से आप माओवाद को समाप्त नहीं कर सकते। ये विचारधारा की लड़ाई है और इसे विचारधारा से समाप्त किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई हो कहाँ रही है? बस्तर के उस दंडकारण्य में हो रही है जहां आज भी आदिवासी पैदल चलने पे मजबूर है, जहां आज भी आदिवासियों को वो बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। ऐसा लगता है कि वो भी आज चांद पे बसते हैं और हमारे देश के वासी नहीं है, इस देश के अलग देश के वासी। तो ऐसे इलाकों में आपको सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि क्या आप उन आदिवासियों का भरोसा जीत पा रहे हैं? और मेरी एक सेंट्रल कमेटी के एक बड़े शीर्ष लीडर के माओवादी से बीते दिनों बातचीत हुई थी। हालांकि उसका जिक्र यहाँ करना पता नहीं कितना लाजमी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, उनसे मेरी बात हुई थी। उनकी बात को मैं यहाँ इसलिए कोट कर रहा हूँ कि जो बात उन्होंने कही उस बात को भी सरकार को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया था कि जितना ज्यादा माओवादियों को के ऊपर अटैक होता है उतना ज्यादा उन्हें सांत्वना मिलती है और वो मजबूत होते हैं। उन्होंने इसका उदाहरण बताया था कि 2003 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तब माओवाद संगठन के पास में ना बटालियन थी ना कंपनी थी, लेकिन जिस तरह से 2003 में बीजेपी की सरकार आई और उसके बाद में सलवा जुलूम जैसे आंदोलन शुरू हुए जिसमें बड़ी संख्या में मारकाट हुए और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप करके इसे बंद कर दिया गैर कानूनी ढंग से कि बताया गया ये चलाया गया आंदोलन है, तो उसका फायदा ये हुआ कि बड़ी संख्या में माओवादियों को बस्तर के आदिवासी ज्वाइन किए और उनसे ही उन्हें बटालियन जैसे एक बड़ी टीम मिली जो आज भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ जिस तरह से केवल गृह मंत्री जी का बयान में सुन रहा था कि उन्होंने केवल 4 जिलों का जिक्र किया। आज ही की बात अगर आप देख लें, आज जो अबूझमाड़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है जिसमें नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, AK-47 इंसास और SLR जैसे हथियार बरामद किए गए हैं। उसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जो 2 शीर्ष स्तर के माओवादी मारे गए हैं उसमें एक मध्य प्रदेश के बालाघाट का माओवादी है और दूसरा माओवादी है गढ़चिरौली का। तो आप केवल 4 जिलों पे ही फोकस क्यों कर रहे हैं? आप इस बात का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं कि उन इलाकों में भी अभी माओवाद बचा हुआ है, या केवल आपका फोकस सिर्फ बस्तर? हालांकि पड़ोसी राज्य MP के बालाघाट से दावा किया गया कि वहां मंडला और बालाघाट से MP नक्सल मुक्त हो गया। हाल ही में ये खबर आई थी। देखिए वहां से नक्सली का होना या वहां नक्सली वारदातों का होना दो अलग अलग चीजें हैं। मैं विकास लौट रहा हूं इस पर आपके पास। गिरीश सर, जिन ऑटोमेटिक हथियारों का जिक्र विकास कर रहे हैं, आपकी जानकारी में क्या वो जो फंडिंग नक्सलियों को देखिए बिना फंडिंग के कोई संगठन किसी भी जगह से काम नहीं कर सकता, तो वो जो फंडिंग होती थी क्या उसमें कमी आई है या वो यथावत बना हुआ है, उसमें इजाफा हुआ है? क्योंकि जब तक नक्सलियों तक मदद पहुंचती रहेगी उन्हें खत्म करना, उनकी विचारधारा को खत्म करना टेढ़ी खीर रहेगा। मैं विकास जी की बात पे को और जोड़ना चाहता हूं जी।
वास्तव में जो नक्सलियों का बटालियन करके जो प्रचार होता है वो बटालियन नहीं है, क्योंकि एक बटालियन में 10 कंपनी होना चाहिए, वहां 3 कंपनी काम करते हैं। तो इसका फाइटिंग कंपनी है और एक कंपनी जो है सपोर्टिंग कंपनी जैसे है। तो वास्तव में बटालियन इसका प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है, जमीनी स्तर पर उतना स्ट्रेंथ नक्सलियों का नहीं है। दूसरा, एक जो कंपनी भी बोलते हैं उस कंपनी में जो 105 के आसपास नक्सलियों का स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो स्ट्रेंथ भी कमी है। तो ऐसा नहीं है कि नक्सली बहुत ताकतवर हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। जहां तक फंडिंग का सवाल है, पिछले कुछ वर्षों से जो ज्यादा बड़े जो फंड मिलता था, जिसमें जैसे तेंदुपत्ता या दूसरा, तो उसका सरकार जो ऑनलाइन प्रोसेस जो शुरू कर रहे हैं, ये ऑनलाइन प्रोसेस शुरू होने से नक्सलियों के फंडिंग में कमी होगा, इसका उम्मीद किया जा सकता है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जितने बड़ी ट्रांजैक्शन उनको दिखता है बैंक के थ्रू सरकार को, उसको भी वो चेक बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो काफी कुछ ऑनलाइन होने से नक्सलियों के लिए समस्या तो है कि वो बड़े स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं, अपने पैसे को वो बैंकों तक लाने में भी असफल हैं। तो समस्या है। जहां तक ऑटोमेटिक हथियार का है, ऑटोमेटिक हथियार वो बाहर से मंगाने का जो प्रयास किए थे, मेरी जानकारी में एक बार बंगाल के थ्रू इनका माल आया था, पर वो सफल नहीं रहा। तो दूसरे देश से ये हथियार मंगाने की स्थिति अब उनकी नहीं रही। और जो पुलिस वालों से जो ऑटोमेटिक बड़े बड़े हथियार जो इन्होंने लूटे हैं, रिकवर किए हैं पुलिस से, वो अभी भी पुलिस के पास वापस नहीं आए हैं। बड़ी संख्या में अभी भी ऑटोमेटिक हथियार इनके पास है। वो बहुत बड़ी चिंता का विषय जरूर है। पर मेरा एक अनुमान है कि जिस हिसाब से पहले भर्ती होता था, अब उतनी नहीं है। ठीक, मैं आखिरी 30 सेकंड दे पाऊंगा। विकास, आपको बात पूरी कीजिए। इससे एक एग्जांपल दे सकता हूँ। विकास बोले। कुछ समय पहले मैं एक रिसर्च किया था जिसमें गिरीश सर, 1 मिनट सर। बस्तर के और महाराष्ट्र के नक्सल क्षेत्र में गया था। लगता है गिरीश सर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। 80% ऑटोमेटिक वेपन अभी भी माओवादियों के पास ही है, अभी भी, जो उन्होंने जवानों से लूटा है। और इस लूटे गए जवानों हथियारों की संख्या 650 से अधिक है, जो केवल ऑटोमेटिक वेपन है, जिसमें 80% हथियार अभी माओवादियों के पास है। और साथ ही साथ जो भर्ती की बात आपने कही, तो आपको बहुत तथ्यात्मक एक आंकड़ा देता हूं कि बीते जो कोविड का जो समय है, जिसमें 10,000 बच्चे ड्रॉप आउट हुए, केवल बस्तर की बात कर रहा हूँ, बस्तर संभाग की 10,000 बच्चे ड्रॉप आउट हुए, जिसमें पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी नाम न बताने की शर्त पे इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि उसमें से 10% बच्चे, मतलब कि 1,000 बच्चों ने माओवादियों के संगठन को ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसा हमारे पास कोई ऐसा सर्वे आंकड़ा नहीं है जिस आधार पर हम ये दावा कर सकें कि माओवादी कमजोर हो चुके हैं या माओवादियों की स्ट्रेंथ कमजोर हो चुकी है। जो सरेंडर कर रहे हैं उनके पथ को देखना जरूरी है, क्योंकि निचले स्तर के जनमिलिशिया तो रोज जुड़ते हैं, रोज हटते हैं, रोज सरेंडर करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी देखना जरूरी होगा कि अगर 10,000 बच्चों में से 1,000 बच्चे पढ़े लिखे जो संगठन से जुड़ गए हैं, वो भी उनके स्ट्रेंथ को, जाहिर बात है वो उस कोशिश पर बड़ी चोट है, जो कोशिश नक्सलवाद को खत्म करने के लिए है। मुद्दा गंभीर है सर, वक्त मेरे पास नहीं है। बहुत धन्यवाद मैं करता हूं आपको गिरीश सर, और विकास आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी जानकारी और ये इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों में शेयर करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें जल्द लौट रहे हैं।